हेलो एवरीवन। आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब 2005 का पेपर। 2005 में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर सेकेंड ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलता है और 75 नंबर्स का पेपर होता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को डिफाइन करना है। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। 75 नंबर का टोटल पेपर होता है। इसमें 2 नंबर का कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को डिफाइन करना है। हेपेटाइटिस 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर यानी 10 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का। और उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो राइट डाउन साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन डिहाइड्रेशन, डिस्कस मैनेजमेंट और नर्सिंग चाइल्ड हेल्थ डिहाइड्रेशन। ये आपके हैं 2 नंबर का डिहाइड्रेशन क्या होता है, 8 नंबर का क्लासिफिकेशन और 10 नंबर का। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का था, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इन केयर ऑफ चाइल्ड विद हाइपरपायरेक्सिया और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी है 20 नंबर का। तो 20 40 नंबर का हो गया, 40 और 10 60 नंबर। इसमें से ओनली 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ओनली 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस से आपको अटेंड करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अब अपन डिस्कशन करेंगे क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को क्या करना है, डिफाइन करना है। मतलब इसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। हिंदी में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को कहते हैं जन्मजात विसंगतियां या विकृति। कोई भी जन्मजात जो एबनॉर्मलिटी होती है उसे ही कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कहा जाता है। द ग्रोस स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन एबनॉर्मलिटी, अगर उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है प्रेजेंट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के टाइम अगर उसको जन्मजात ही कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो उसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। उसको जो एबनॉर्मलिटी है वो मदर के पेट में ही, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो जो माँ के यूट्रस यानी जब माँ के पेट में जब बच्चा ग्रो करता है उसी टाइम उसको एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। जन्मजात जो पैदा होता है उस टाइम उसको कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कहलाती है। असमानताएं या उसकी संरचनात्मक विकृति, जो स्ट्रक्चरल मतलब है संरचनात्मक कुछ विकृति हो या फिर कुछ असमानता हो, एबनॉर्मलिटीज हो, तो उसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है, जो कि बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है या वायरल डिजीज की वजह से हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, जिसके पीछे टिस लगता है मोस्टली, उसे इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ हेपेटाइटिस यहाँ लीवर से रिलेटेड है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। मे बी बैक्टीरियल एंड वायरस, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है।
उसके बाद में है ओटोरिया। तीसरा क्वेश्चन था ओटोरिया, एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। अगर ईयर से एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली पस, अगर कान से क्या हो रही है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, पस हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ओटोरिया कहते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर स्पेशली पस, अगर पस आ रही है तो उसे हम कहते हैं ओटोरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है ओटोरिया हो गया, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। अब है हाइपोस्पेडिसिस। हाइपोस्पेडिसिस क्या होता है? द हाइपोस्पेडिसिस इज ए कंडीशन व्हेन द साइट ऑफ यूरेथ्रल मेटस इज ऑन पेनिटाइल वेंट्रल सरफेस। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है जिसके अंदर यूरिथ्रा, जो पेनिस का यूरिथ्रा होता है, जो आगे की तरफ होता है, उसको वो यूरिथ्रा मेटस ऑन द पेनिटाइल वेंट्रल सरफेस, जो है वेंट्रल सरफेस पे होता है, यहाँ पे अगर यूरिथ्रा है तो उसे हाइपोस्पेडिसिस कहते हैं। और एक कंडीशन और होती है एपिडिस्पेसिस, तो वो ऊपर की तरफ होता है, डोर्सल सरफेस की होता है। वेंट्रल सरफेस की अगर की तरफ हो तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोस्पेडिसिस कहते हैं। और अगर डोर्सल सरफेस की तरफ हो तो उसे एपिस्पोडिसिस कह सकते हैं, हाइपो और एपिस्पेडिसिस कह सकते हैं। उसके बाद में है मैरेस्मस। मैरेस्मस किसे कहते हैं? तो मैरेस्मस इज ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो क्या है, पीईएम, पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक डिजीज है मैरेस्मस और स्क्वायरस्कोस, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम की वजह से होती है। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो ज़्यादातर इसमें देखा जाता है, बच्चों में देखने के लिए मिलता है प्रोटीन की कमी, और वो 1 ईयर के बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है। विथ संकन फीचर्स उसके अंदर दिखने को मिलते हैं। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो उसका सबक्यूटेनियस फैट होता है वो लॉस हो जाता है। वेस्टेज मसल्स उसकी बहुत वीक हो जाती है। हैज़ 40% ऑफ वेट, एक्सपेक्टेड वेट, उसका जो वेट है वो एक्सपेक्टेड वेट से 40% वेट कम होता है, यानी जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे 40% क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका वेट। तो ये मैरेस्मस, इसको मैरेस्मस कहते हैं। ये हो गए पांचों क्वेश्चंस, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके सॉल्व, तो इस यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस फ्लूइड का अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में डिहाइड्रेशन को कहते हैं निर्जलीकरण, हिंदी में उसको निर्जलीकरण भी कहते हैं, हिंदी में उसे निर्जलीकरण निर्जलीकरण कहते हैं। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, प्रेसिडेंट वोमिटिंग, डायरिया, लैक ऑफ इनटेक इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये किसकी वजह से हो सकता है? वोमिटिंग ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, डायरिया यानी लूज मोशन होने की वजह से हो सकता है, तो इनकी वजह से एक्सेसिव लॉस हो सकता है। डायरिया की वजह से हो सकता है, और वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, और कोई अदर रीजन भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह उनकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो या फ्लूइड इनटेक कम हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए मेनली बच्चों में लूज मोशन मेन कारण होता है, लूज मोशन। उसके बाद में है इसका क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस
इसका क्लासिफिकेशन, तो इसका क्लासिफिकेशन में है पहला अपेरेंस। तो साइन क्लासिफिकेशन, सबसे पहले साइन देखते हैं, उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन देखते हैं। तो अपेरेंस, सबसे पहला अपेरेंस, अगर माइल्ड है तो उसका अपेरेंस नॉर्मल होगा, अगर मॉडरेट है तो उसका रेस्टलेस होगा, और अगर ज़्यादा है सीवियर तो सेमी कोमा में होगा। उसके बाद में जो उसकी आई है, पेशेंट की, जो बच्चे की आई है, वो माइल्ड के अंदर नॉर्मल रहेगी, और जो है लस्टरलेस हो जाएगी मॉडरेट के अंदर, और सीवियर के अंदर संकन आइज हो जाएगी, जो कि धसी हुई आई रहती है, जो एकदम धसी हुई सी रहेगी। संकन आइज, टीयर एब्सेंट, जो उसके आंसू है, वो टीयर है, वो उसके एब्सेंट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, सीवियर के अंदर संकन आइज, आंखें धसी हुई, और टीयरलेस यानी आंखों में आंसू जो है एब्सेंट मिलेंगे। लस्टरलेस आइज हो जाएगी, थोड़ी सी क्या रहेगी, चमकहीन रहेगी। लस्टरलेस का मतलब है चमकहीन, जो चमक तो तेरी आंखों की वो कम हो जाएगी। उसके बाद में जो फ्रंटल वेन ओपन, एंटीरियर फ्रंटल है, जो एंटीरियर फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है, वो स्लाइडली क्या हो जाएगी, नॉर्मल या स्लाइडली संकन हो जाएगी, धसी हुई नजर आएगी। मॉडरेट के अंदर संकन और डिप्रेस नजर आएगी, जो ये है डिप्रेस नजर आएगी। और सीवियर कंडीशन के अंदर वेल डिप्रेस क्रेनियल सुचर स्टैंड आउट, और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस नजर आएगी। तो उससे भी डिहाइड्रेशन का पता लग जाएगा। स्किन ट्रिगर नॉर्मल रहेगी माइल्ड के अंदर, और मॉडरेट के अंदर मॉडरेट लॉस रहेगी, सीवियर लॉस रहेगी, वेरी ड्राई और कोटेड लिप्स रहेंगे। उसके अंदर टंग के अंदर मॉइस्ट और ड्राई और लिप रहेंगे। टंग, उसके जो माउथ है मॉइस्ट रहेंगे सी माइल्ड के अंदर, और सीवियर मॉडरेट के अंदर भी क्या रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे, लेकिन सीवियर के अंदर ड्राई और कोटेड लिप्स रहेंगे। उसके बाद में पल्स जो है इसकी नॉर्मल रहेगी, और उसके अंदर मॉडरेट रैपिड हो जाएगी, और सीवियर के अंदर रैपिड एंड थ्रेडी हो जाएगी पल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तो पल्स मैंने बताया था कि पल्स नॉर्मल 130 टू 140 हो जाती है, और मॉडरेट के अंदर 160 टू 180, और सीवियर के अंदर 180 पर मिनट हो जाएगी। एक्सट्रीमिटीज तो है, जो उसके एक्सट्रीमिटीज वार्म्स आएंगे, माइल्ड में, मॉडरेट में भी वार्म्स, और सीवियर के अंदर कोल्ड और क्लेमी हो जाएंगे। यूरिन आउटपुट जो है माइल्ड के अंदर नॉर्मल रहेगा, और मॉडरेट के अंदर ओलिगो यूरी हो जाएगा, यानी थोड़ा कम हो जाएगा, और जो सीवियर कंडीशन रहेगी उसके अंदर नो यूरिन 12 टू 24 आवर्स, यानी यूरिन बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा धीरे धीरे। मसल स्टोन जो है वो नॉर्मल रहेगी माइल्ड के अंदर, और उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी, उसके अंदर फैसिड हो जाएगी। उसके बाद में थ्रस्ट जो है उसका थ्रस्ट, उसकी थ्रस्ट ही होगा थोड़ा सा, और एक्सट्रीम थ्रस्ट हो जाएगा, और रिफ्यूज टू ड्रिंक, और जो सीवियर है उसके अंदर वो रिफ्यूज कर देगा, पानी पीना ही रिफ्यूज कर देगा। उसके बाद में रेस्पिरेशन में एसिडोसिस, एल्कोलिसिस नॉर्मल हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, जिसके अंदर डीप स्लीडिंग हो सकता है, डीप साइंग हो सकता है। वेट उसका रिड्यूस जो है 2 से 5% कम होगा, उसके अंदर माइल्ड के अंदर 5 से 10% कम होगा, और जो सीवियर होगा उसके अंदर 10 से 15% उसका वेट उसका हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मैनेजमेंट वगैरह, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। तो इसकी जो मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर क्या होती है निर्जलीकरण की, वो डिस्कशन करेंगे अपन। तो मैनेजमेंट के अंदर है सबसे पहला कि द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन बी कैरीड एट होम। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसको होम पे ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ए लिक्विड डाइट अंटिल द डिहाइड्रेशन इज करेक्शन, और लिक्विड डाइट दो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड कैन बी गिव सॉलिड फूड एंड सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड एज और कंडीशन, और चाइल्ड की एज और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फूड दे सकते हैं। तो वो डिहाइड्रेशन वगैरह घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ओआरएस वगैरह दे सकते हैं, ओआरएस से ट्रीट कर सकते हैं, और डाइट जो लिक्विड डाइट देते हैं।
प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेट में बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। और अगर मॉडरेट और सीवियर है तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया। माइल्ड को तो घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट और सीवियर को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 भाग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इसके अंदर जो है, सबसे पहला तो इसके अंदर जो 3 फेज थे, उसके अंदर पहला इमरजेंसी फेज, रिप्लेशन फेज और थर्ड है अर्ली रिकवरी फेज। तो इसके अंदर 3 फेज हैं, तो रिप्लेशन फेज और रिप्लेशन फेज और अर्ली रिकवरी फेज। तो इमरजेंसी फेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स रिस्टोर द वेस्कुलर वॉल्यूम एज रैपिडली पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रिक शॉक। तो उससे शॉक से बचाना चाहिए पेशेंट को कि फर्स्ट जो आपातकालीन चरण है उसके अंदर 24 घंटों के दौरान सदमे को रोकने के लिए इलाज करना चाहिए। जो शॉक है यानी उसमें सदमा नहीं जाना चाहिए, पेशेंट को सदमे में नहीं जाना चाहिए। तो शॉक से बचाने के लिए हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, आईवी ड्रिप आरएल जो है रिंगल लैक्टेज आरएल ड्रिप स्टार्ट करना चाहिए। सॉल्यूशन गिव रेट ऑफ 20 to 30 ml पर केजी बॉडी वेट, यानी 20 से 30 ml के करीब उसको पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको फ्लूइड देना चाहिए। 20 to 30 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको फ्लूइड देना चाहिए। अगर बच्चा 3 केजी का है तो 3 इंटू 20 लगभग कितना हो गया, तो 60 ml ऐसे काउंट करके देना चाहिए। द रेट ऑफ ड्रिप स्लो 20 ml to 10 ml पर केजी पर आवर। और जो रेट है उसकी भी स्लो होनी चाहिए, 20 ml से 10 ml पर केजी पर आवर होनी चाहिए। तो अगर मतलब 3 किलो का हुआ तो 10 ml 10 ml 10 ml टू पर केजी तो 30 ml हो जाएगा। 30 ml पर आवर, 1 घंटे में 30 ml जाना चाहिए। नेक्स्ट 2 आवर सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड गिवन, सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड है वो देना चाहिए नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर। तो रिप्लेस, ये तो हो गई इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर करेंगे। रिप्लेसिंग फेज के अंदर क्या करेंगे, जनरली स्टार्ट फ्रॉम 2 to 18 आवर आफ्टर बिगिनिंग्स आईवी थेरेपी। तो ये जनरली क्या स्टार्ट कर देंगे 2 से 18 आवर्स के अंदर, बिगिनिंग के अंदर आईवी थेरेपी। सक्सेसफुल एक्सपेक्टेड आफ्टर द सेकेंड फेज थेरेपी द वेट गेन, स्टेबल सर्कुलेशन, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, रिड्यूस साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये इसके अंदर चेक करेंगे कि उसका वेट इंक्रीज हुआ है, स्टेबल सर्कुलेशन है, एडिक्वेट जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो से रिड्यूस डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एडिशनल फाइंडिंग सेकेंड फेज विद ट्रीटमेंट इंक्लूड, उसकी क्या है, इससे फाइंडिंग वगैरह करेंगे। एक मिनट additional finding at the end of second phase of the treatment include partial and complete return normal level sodium, decrease of the blood urea, nitrogen, potassium, acid imbalance। जो भी उसकी जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो भी चेक करेंगे कि नॉर्मल आई है कि नहीं आई है। उसका जो सोडियम लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे पेशेंट का, जो सोडियम लेवल वगैरह है वो कैसा है, सामान्य स्तर, यूरिया ब्लड यूरिया जो है, नाइट्रोजन है, और एसिड इम्बैलेंस जो करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें चेक करेंगे उसके अंदर। अब है अर्ली रिकवरी फेज। अब अर्ली रिकवरी फेज के अंदर क्या करेंगे, इट कंटिन्यू द सेकेंड फेज स्लोअर रेट, एडिशनल पोटेशियम आईवी थेरेपी 18 आवर्स देंगे, 2 to 4 आवर डे आईवी थेरेपी देंगे। उसको क्या करें, 2 से 4 डेज आईवी थेरेपी देंगे रिकवरी फेज के अंदर, ठीक है। और पोटेशियम नॉट बी एक्सटेंड 40 milligram per liter may be given as soon as urine form is short level।
तो पोटेशियम जो है वो नहीं करना है कब से 40 मिक्रोन पर लीटर में बी गिवन एज सून एज यूरिन इज फ्रॉम योर लेवल। इट इज नॉट गिव इफ सीवियर ओलिगोयूरिया। अगर सीवियर ओलिगोयूरिया है तो नहीं देना है। परसेंट आईवी ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लेब। और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को कैलकुलेट करना है, तो अगर आप सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजोगे तो उसके अंदर पोटेशियम सोडियम क्लोराइड की रेंज आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको और आईवी फ्लूइड पोटेशियम वगैरह दे सकते हैं। आपको ऐसे भी नहीं देना है। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर है चिल्ड्रन विथ मिनिमम डिहाइड्रेशन मदर इज tried to offer fluid that easily available home coconut water buttermilk राइस रेगी लेमन जूस। अगर मदर्स मिनिमल डिहाइड्रेशन है तो मदर्स को उसको क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर बटर मिल्क जो लिक्विड डाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, जिससे पेशेंट का डिहाइड्रेशन दूर किया जा सके, कम किया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपको मदर को मिनिमल अगर डिहाइड्रेशन है तो उसे क्या करना है, उसे क्या देना है, कोकोनट वाटर बटर मिल्क राइस रेगी लेमन जूस वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाना है जिससे हो सके। दिस फ्लूइड में बी फीड यूजिंग स्पून कप स्मॉल चिप्स ऑफ प्लम्बर। इसका मतलब है बोतल। तो ये स्पून्स वगैरह कप वगैरह से सिप्स ऑफ वाटर से देना है बारी बारी। द मदर इज ट्राई टू ऑब्जर्व साइन ऑफ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। मदर्स को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जो है टाइटली चेक देखते रहना चाहिए। अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन सिम्टम है तो फिर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या फिर ट्रीट करना चाहिए। और उसको द कंडीशन में बी वर्स द मदर शुड बी गिव ORS बिफोर गेट टू मेडिकल अटेंशन। उसको ORS दे सके, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये भी दे सकते हैं ORS। और इन केस ऑफ मॉडरेट ORS अप्रूव्ड बाय WHO अकॉर्डिंग एडमिशन, WHO के अकॉर्डिंग उसको है ना ORS दे सकते हैं। उसके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन में IV थेरेपी देते हैं, आरएल वगैरह जो अभी मैंने बताया था नीचे। रेट ऑफ द मॉनिटरिंग प्रिस्क्राइब IV टू बी प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन और थ्रोम्बोसिस। और उसका जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को भी चेक करना है। कभी कभी वेंस के अंदर क्या होता है, अगर IV आउट हो जाता है तो स्वेलिंग आ जाएगी हाथों में, तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, वेट हो सकता है, तो उसकी वो भी चेक करते रहना है। थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डेली वेट नो वायर रिक्वायर्ड। अगर फ्लूइड दे रहे हो तो बेबी का वेट जो है वो डेली वेट चेक करना है आपको पेशेंट का, जिससे पता चले। ऑब्जर्व चाइल्ड साइन ऑफ फ्रीक्वेंट चेकिंग्स, जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो ऑब्जर्व करनी है पेशेंट के। वाइटल साइंस वगैरह बिहेवियर चेंजेस वगैरह ये भी चेक करनी है। उसके बाद में in case of diarrhea vomiting the balance cannot be met, uh, can be developed malnutrition as soon as vomiting stop, oral feed started easily diagnosed such as soft cooked rice banana curd butter milk आदि। अगर उसकी वोमिटिंग वगैरह स्टॉप हो जाती है तो उसको सॉफ्ट डाइट जो भी है देनी चाहिए, राइस बनाना वगैरह वगैरह ये देना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मेंटली केयर, द केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है जो मानसिक रूप से मंद है, उन बच्चे की केयर करना। तो उसके अंदर बच्चे को तो मेंटली शुड बी असेस अडेप्टिव टू एनवायरमेंटल टू फिट स्पेशल नीड कॉज बाय हैंडीकैप। जो मेंटली पेशेंट है उसकी स्पेशल केयर करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसके भौतिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड को पूरा करना चाहिए। जो फिजिकल नीड है ये अटेंड टू फिजिकल नीड, भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए, पर ध्यान देना चाहिए। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं किसी तरह की आवश्यक पड़ने पर उसके बारे में सोचें और करें। द समथिंग इज मॉडिफाइड टू एनवायरनमेंट सच एज, तो उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद में जो है
सबसे पहले those who are unable to know comfort, hot cold should be provide comfort। अगर उसे गर्माहट और ठंड आराम प्रदान करनी चाहिए, मतलब जैसे जो लोग आराम नहीं जान पा रहे, हॉट कोल्ड, जो लोग अनेबल टू कंफर्ट, वो कंफर्ट में नहीं है, तो हॉट कोल्ड शुड बी प्रोवाइड टू कंफर्ट। उसके अकॉर्डिंग जैसे उसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो जानते नहीं है मेंटल रिटार्डेंस क्या है, सर्दी होती है। हंगर के बारे में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसे एडिकेट फूड वगैरह की आवश्यकता करवानी चाहिए। Those who need activity protection injury should be provide the stable measurement। तो अगर वो क्या है एक्टिविटी करे तो वो उसकी इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन क्या है गिर सकता है तो उसे चोट वगैरह लग सकती है। दूसरा साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट, दे नीड टू मॉडिफाई। ये तो हो गया फिजिकल के अंदर, फिजिकल उसको सर्दी और गर्मी का एहसास होता है तो उसे कंफर्टेबल पोजीशन या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे बचाना चाहिए, हंगर वगैरह का उनका ध्यान रखना चाहिए, उसे एक्टिविटी इंजरी ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो फिजिकल हो गया। उसके बाद में इमोशनल के अंदर है अफेक्शन, अफेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके जो है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन जो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल यानी भावनात्मक समर्थन करना चाहिए। उसके अंदर पहला है स्नेह, अफेक्शन। अफेक्शन तो पेरेंटल शुड बी एक्सप्लेन नीड टू अफेक्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट इवन ड्यूरिंग लेटर एज। उसे क्या है जल्दी जल्दी उसे जो है स्नेह, माता पिता को स्नेह की आवश्यकता समझाई जानी चाहिए और उन्हें कि बाद में उम्र में उन्हें मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करें। उन्हें कैसे अफेक्ट करता है, सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान नेसेसरी है, ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी का कि उसमें सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में बच्चों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इंकरेजमेंट, learn to express help with certain things themselves rather than doing everything is them। इंकरेज करना चाहिए पेशेंट, जिसे उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। इंडिपेंडेंस, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू डेवलप मच इंडिपेंडेंस पॉसिबल टू लिमिट हैंडीकैप। उसको अपने आप जो काम करने की इंडिपेंडेंस उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे वो अपना काम खुद कर सकते। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन और इंटेलेक्चुअल सब नॉर्मल चाइल्ड, उसके साथ में रिहेबिलिटेशन बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चे का पुनर्वास करना और सामान्य की कंडीशन में लाने के लिए उसे थेरेपी वगैरह जैसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह अगर उसे जीवन यापन करना है तो उसे उस कंडीशन में लाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उसे थेरेपी देनी चाहिए एबनॉर्मल के लिए। तो ड्रेसिंग आप उसे क्या गारमेंट वगैरह लार्ज नॉर्मल लूज नेक स्लीव्स, तो उसके कपड़े ढीले गर्दन ढीले होने चाहिए, ज़्यादा और क्या टाइट नहीं होना चाहिए गर्दन के पास में से, कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका उसको ट्राउजर और स्कर्ट कैन बी इलास्टिक वेस्ट, और उसकी जो वेस्ट जो ट्राउजर वगैरह पैंट वगैरह पहनते हैं वो उसकी इलास्टिक होनी चाहिए, इससे आसानी रहे उसे खोलने में और ज़्यादा टाइट ना लगे। वेस्टिंग बाथिंग कैन बी असिस्ट बाय पॉसिबली प्रोवाइड टू सीटिंग अरेंजमेंट, उसे बाथिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी सिखाना चाहिए, उसमें भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। फीडिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे उसे फीड करना है, खाना खाना है। पोस्चर पोजीशन शुड बी ऑप्टिमम करेक्ट एक्टिविटी, और उसमें एक्टिविटी करते टाइम क्या पोजीशन पोस्चर रखना चाहिए उसके बारे में भी नॉलेज देना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट रिएशंस प्रैक्टिस गाइडेंस केयर विद चाइल्ड वेरियस स्टेजेस, जेनेटिक काउंसलिंग देनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, ये भी पेरेंट्स के शुड भी प्रोवाइड करना चाहिए। सर्विस अवेलेबल फॉर हैंडीकैप डे केयर नेसेसरी और चिल्ड्रन 5
स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, डे केयर ऑफ नेसेसरी चिल्ड्रन अंडर 5, स्पेशली एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो एजुकेशन देना है। रिहेबिलिटेशन सेंटर पे फिजिकली मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके साथ में उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। हॉस्पिटल अगर सिक हो गया तो बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो हाइपर पायरेक्सिया है उसकी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो केयर ऑफ चाइल्ड विथ हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर फीवर हो गया है, हाइपरपायरेक्सिया का मतलब हो गया है फीवर हो गया है, तो बेड रेस्ट कंफर्टेबल टिल कंडीशन दे इम्प्रूव। अगर जब तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसे बेड रेस्ट देना है। जब तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसको बेड रेस्ट देना है। और उसके बाद में उसे रिड्यूस द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना है। यूज द फैन एंड गुड इन्वायरमेंट, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फैन वगैरह का यूज़ करते थे। स्पंजिंग वगैरह करके उसको कम कर सकते हैं। वाटर स्लाइडली रब द स्टोन, स्पंज क्लॉथ विथ इम्प्रूव द बॉडी कंडीशन और इवेपोरेशन, और उसको स्पंजिंग वगैरह भी करके उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस का उसका ध्यान रखना है, और उसका सोडियम पोटेशियम वगैरह एसिडोसिस वगैरह चेक करना है और करेक्ट करना है। आयु फ्लूइड देना है, डिहाइड्रेट नहीं रहने देना है पेशेंट को। प्लेंटी ओरल फ्लूइड्स प्रोवाइड टू रिलीव थ्रस्ट, और उसको प्लेंटी ओरल फ्लूइड देना है जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। टू इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ हीट एंड फ्लश प्रोडक्ट, केयर ऑफ स्किन नेसेसरी विद क्लीन इम्प्रूव एंड सर्कुलेशन, और उसकी स्किन की केयर करनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। जनरल हाइजीन नेसेसरी स्पेशली केयर ऑफ माउथ एंड प्रिवेंशन ड्राइनेस ऑफ ब्रेकेज, और उसकी क्या करना है, माउथ केयर वगैरह अच्छे से करनी है, तो उससे भी क्या है जनरल हाइजीन मेंटेन रहे। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और चाइल्ड स्लाइडेड ड्रेस विथ कॉटन क्लॉथ, उसको कॉटन क्लॉथ क्या देने हैं, कॉटन क्लॉथ देने हैं। उसके बाद में उसको न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में लाइट डाइट देनी है, मिल्क एग वगैरह केल्स वेजिटेबल देनी है। और रिकरेशनल डिवीजन थेरेपी शुड बी कीप इन चाइल्ड में भी, और उसको न्यूट्रिशन डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है फीवर के पेशेंट को, जिससे क्या है जल्दी जल्दी फीवर कम किया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मेनली ग्रुप ऑफ साइनोटिक और असाइनोटिक, ये दो टाइप के होते हैं। जो साइनोटिक्स होते हैं और असाइनोटिक दो टाइप के होते हैं। असाइनोटिक्स के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट नो मिक्सिंग ऑफ द अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉमन कंडीशन। इसके अंदर जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है, तो ये पेटेंट डक्टस आर्टियोस होता है। और सेकंड है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, और थर्ड है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो अपन सीजन की क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी भी। और साइनोटिक हार्ट डिजीज, जो ये तो हो गया साइनोटिक साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड तो था वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है और इसके अंदर नहीं होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो इसका जो टाइप है वो टेट्रोलॉजी फ्लो TOF फर्स्ट है, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड वेसल्स, इसके दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। उसके बाद में कॉमन जो है इसके अंदर क्या होती है, कॉमन कॉमन इफेक्ट ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट, तो इंक्रीज वर्कलोड ओवर हार्ट चैम्बर्स। तो अगर ये डिफेक्ट होगा हार्ट के अंदर तो उसके अंदर हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, चैम्बर्स का वर्कलोड हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ अनऑक्सीजन ब्लड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता, जो अशुद्ध ब्लड होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो जाएगा, और ग्रोथ रिटार्डेशन फैटिग और ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, टेकीकार्डिया साइनोसिस टिश्यू हाइपोक्सिया, ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसको नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसका है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक मिनट।
नर्सिंग मैनेजमेंट इसका है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, द नर्स शुड बी अलर्ट डिटेक्ट साइन ऑफ सिम्टम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। नर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए साइन एंड सिम्टम, इसके लक्षण और चिन्ह देने के लिए हार्ट डिजीज के, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के। द हिस्ट्री, एक्सपेंशन, डिस्निया, पुअर ग्रोथ, फैटिग, रिपीटेड इन्फेक्शंस, तो अल्टर हार्ट फंक्शंस ये चेक करने चाहिए। ऑब्जर्व द साइन ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस के सिम्टम चेक करने चाहिए। अगर स्किन ब्लू हो गई है, नेल, मुकस मेम्ब्रेन वगैरह, पल्विन फिंगर्स वगैरह चेक करके। नोट द रेस्पिरेशन पैटर्न, अगर रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, टेकिपीनिया हो रहा है, सांस लेने से उसन कम हो रही है, मतलब 10 से कम हो रही है, या 10 से कम, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, लिप स्लिप डिस्टर्बेंस और चाइल्ड विद स्टीमिंग पोजीशन, नेपी एंड क्लॉथ विद लूज। साइनोसिस में भी ट्रीट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उसको ट्रीट किया जाता है। नीचे पोजीशन में पेशेंट को रखना होता है। एडमिशन प्रेस्क्राइब ड्रग्स जो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन दी हुई है उसको देना रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ एसिडोसिस। तो एसिडोसिस को करेक्ट करना चाहिए सबसे पहले। अगर एसिडोसिस की प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर उसके न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे फीड करानी चाहिए और इसे डाइजेस्टेबल खाना देना चाहिए। सप्लाई एडिक्वेट कैलोरी और प्रोटीन्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और इन्फेंट को शुड बी फीड विद फीड सॉफ्ट टीयर्स एंड बर्न बर्प ड्यूरिंग द आफ्टर फीडिंग, और फीड देने के बाद में उसे बर्प करना चाहिए, पीछे थपथपाना चाहिए, बर्पिंग करनी चाहिए, जिससे उसे पेशेंट को डाइजेस्ट हो सके। प्रोवाइड द साइकोलॉजी सपोर्ट, बच्चे को साइकोलॉजी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। और इंकरेज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एज विद लिमिटेड एक्टिविटी, और उसको इंकरेज करना चाहिए। नर्सिंग केयर शुड बी ऑब्टेन प्रोवाइड प्रोमोट केयर ऑफ मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ चाइल्ड, और पेरेंटल सपोर्ट देना चाहिए। अंडरस्टैंड टू इफेक्ट डिफेक्ट ऑन चाइल्ड, एक्सप्लेन द चाइल्ड विद explain care of child at home, especially important the small feed, burping, limitation of activity, measurement, child anxiety improve with mom sleeps। ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।